राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में यूपी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यदि हमें अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना होगा। 1921 में भारत की पहली महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी को नामांकित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने उस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरंदेशी निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया था। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में से 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों ने भविष्य में भारत की एक महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। न्यायपालिका तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की ओर से योगदान करने वाले सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। पिछले महीने ही हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। प्रयागराज की एक प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रयागराज की प्रतिष्ठा को देखते हुए इस विधि विश्वविद्यालय के लिए प्रयागराज ही सर्वोत्तम स्थान चुना गया है। विधि विश्वविद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ। कानून को सामाजिक और आर्थिक प्रगति व बदलाव के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज योजनानुसार स्थापित तथा विकसित हो तथा यहाँ के विद्यार्थी न्यायपूर्ण सामाजिक व आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आत्मविश्वास, आत्मगौरव और देश अभिमान का जो आदर्श स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को विश्व समुदाय के सम्मुख रखा था, उसी पर चलते हुए मुझे विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत को 21वीं सदी के विश्व में शीर्षस्थ स्थान दिलाएगी। आज बहुत ही खुशी का दिन है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरा देश के लिए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल होने के साथ साथ ये पूरे उत्तर भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र होने के साथ साथ न्याय और विधि शिक्षा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय उत्तर प्रदेश का न्यायालय इलाहाबाद के स्थित होने के कारण प्रयागराज की जनमानस को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही है। प्रयागराज की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रयागराज की समांतर्गत मौजा देवघाट तहसील सदर में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई 1 हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का आज शिलान्यास किया जा रहा है। मेरे तरफ से मैं पूरे समस्त उत्तर प्रदेश के जनताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे बहुत ही बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 4.5 सालों में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।
और उसी क्षेत्र में हम भी और बल देना चाहते हैं और मेरा तरफ से पूरा सहायता का हम भरोसा देना चाहते हैं। फिर से आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज में काम हुआ है और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का मौजूदगी होना और हम सब उनके साथ होना, मैं मानता हूँ मेरे लिए भी ये बहुत खुशी का पल है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी को इसी चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। आज का दिन न केवल उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की धरती के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। खासतौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों की वर्षों से मांग चली आ रही थी। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग यहां पर बन रहा है, ये केवल मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, बल्कि इसमें 4000 वाहनों को पार्किंग की सुविधा के साथ साथ 2500 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बना करके 10,000 अधिवक्ताओं के लिए भी अत्याधुनिक चैम्बर और उनके लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम यह मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले चैम्बर, जो बार एसोसिएशन की वर्षों से मांग थी। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य सरकार भरपूर सहयोग करेगा और ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय न्यायिक क्षेत्र में नए छात्रों को, नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में न केवल अध्ययन और अध्यापन का एक मंच उपलब्ध कराएगा, बल्कि इस क्षेत्र में शोध के वे अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने का एक मंच होगा, जहां से निकले हुए युवा न केवल प्रदेश और देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रयागराज का, प्रदेश का और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्य न्यायाधिपति का, सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रयागराज उच्च न्यायालय से जुड़े हुए सभी न्यायमूर्तियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन किया। इस मौके पर गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गणेश उत्सव के अवसर पर सरदार धाम भवन का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव और ऋषि पंचमी और क्षमावाणी दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने मानवता की सेवा के प्रति समर्पण के लिए सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों की सराहना की। उन्होंने पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिस छात्रावास सुविधा का उद्घाटन किया जा रहा है, उससे कई लड़कियों को आगे आने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक भवन, बालिका छात्रावास और आधुनिक पुस्तकालय युवाओं को सशक्त बनाएंगे। किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहां गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश ही गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। कल श्री गणेश चतुर्थी थी और अभी पूरा देश गणेशोत्सव मना रहा है। मैं आप सभी को
गणेश चतुर्थी की और गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। आप सभी का समर्पण, आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उदाहरण है। आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकार्पण के साथ ही फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिए उन युवाओं को नई दिशा मिल रही है जो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस और जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपका जो जोर है वो वाकई सराहनीय है। हॉस्टल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविष्य निर्माण का एक अधिष्ठान बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सरदार साहब के आदर्शों को जीने की प्रेरणा भी देगा। सरदार धाम का आज जिस तारीख को लोकार्पण हो रहा है, वो तारीख जितनी अहम है, उतना ही बड़ा उससे जुड़ा संदेश है। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि देश की प्रगति में गुजरात का जो योगदान रहा है, उसे हम अब और सशक्त रूप में सामने लाएंगे। हमारे प्रयास न केवल हमारे समाज को नई ऊंचाई देंगे, बल्कि देश को भी विकास की बुलंदी पर लेकर जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले का अप्रत्याशित मोड़ में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रूपाणी ने कहा कि यह सर्वविदित है कि भाजपा एक पार्टी के रूप में आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है और यह पार्टी की विशेषता है कि हर एक कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण से कार्य करता है और मैं भी उसी ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा। रूपाणी के इस्तीफे के बाद भाजपा के पास 3 विकल्प हैं। या तो वो एक नया उत्तराधिकारी नियुक्त करे, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए,
या फिर चुनाव जल्द कराने की घोषणा करे। सूत्रों के अनुसार इस समय जल्द चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है और नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने की संभावना ज्यादा है। वरिष्ठ नेता बीएल संतोष और भूपेंद्र यादव प्रतिस्थापन पर चर्चा करने के लिए अहमदाबाद में उपस्थित हैं। यह माना जा रहा है कि जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मनसुख मंडाविया और नितिन पटेल, जो रूपानी के सरकार में डिप्टी सीएम थे, संभावित नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रफुल्ल पटेल, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, वो भी मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा माने जा रहे हैं। पटेल लक्षद्वीप और मुख्यभूमि में बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शनों की वजह रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए आदेश का जनता ने कड़ा विरोध किया था। विजय रूपानी पिछले 6 महीनों में इस्तीफा देने वाले भाजपा के चौथे मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि रूपानी के नेतृत्व में भाजपा को कोविड स्थिति के प्रबंधन को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा और पार्टी शहरी क्षेत्रों में काफी गुस्से को महसूस कर रही थी। सीआर पाटिल को पिछले साल राज्य में पार्टी को जीवंत करने के लिए राज्य भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए वाराणसी का प्रबंधन भी किया था। इसे आप सहयोगी कह सकते हैं कि राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले आनंदीबेन की जगह रूपानी को भी इसी तरीके से सीएम के रूप में चुना गया था। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की। उन्होंने कहा कि यह ड्रोन का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली परियोजना है। आपको बता दें कि इस परियोजना का नेतृत्व विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के साथ साझेदारी में राज्य आईटी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य टीके व अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री की डिलीवरी के लिए प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ाने शुरू करना है। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व और हमारे प्रतिभाशाली युवा, ये दो शक्तियां मिलकर ड्रोन क्रांति से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ जनता के लिए मूल सेवाएं पहुंचाने में परिवर्तनकारी साबित होंगे। कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार के मंत्री केटीआर, शिक्षा मंत्री सविता रेड्डी, सांसद रंजीत रेड्डी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज हमने उद्बोधन में बहुत कुछ सुना है मेरे भाई और बहनों, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन आज मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ड्रोन टेक्नोलॉजी एक क्रांति है। और विश्व में जब भी आप इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे, आप पाओगे कि जब विश्व में एक नई क्रांति आई, जब पहली बार गाड़ी बनाया गया था, जब पहली बार अमेरिका में रेल बछाया गया था, जब पहली बार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दूरसंचार का टेलीफोन बनाया था,
जब पहली बार विश्व में राइट ब्रदर्स ने पहला विमान सेवा की शुरुआत की थी, जब पहली बार हमारे हाथों में यह डब्बा आया था, जब पहली बार आज हमने हमारे आंखों के सामने एक नई क्रांति देखी है ड्रोन टेक्नोलॉजी की। वो तकनीक तो है, लेकिन उस तकनीक के बाद, उस तकनीक के पीछे सबसे अहम मुद्दा होता है मानव संसाधन का, जो मेरे दाहिने ओर प्रेम के रूप में खड़ा है और मेरे बाएं ओर विक्रम और स्वप्निल के रूप में खड़ा है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन हो। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। विश्व में पिछले 300-400 सालों में जब भी क्रांति आई, भारत ने उस क्रांति का नेतृत्व न किया हो, भारत सदैव उस क्रांति के पीछे पीछे चला है। यह पहली बार भारत के इतिहास में नहीं, लेकिन यह पहली बार विश्व के इतिहास में, जब पहली बार विश्व में क्रांति आ रही है, तो भारत एक फॉलोअर के रूप में नहीं, लेकिन भारत एक लीडर के रूप में ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और आज उसका प्रदर्शन हमने तेलंगाना में देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को हमारे मंत्री रामाराव गारू जी को, कि जिस तरीके से इसका शुभ शुरुआत, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दिशा निर्देश है राष्ट्र के लिए। और यह भी मैं आपको बता दूं, ये अगर उनकी दूरदर्शिता नहीं होती, अगर उनका मार्गदर्शन ना होता, तो आज जो ड्रोन पॉलिसी हमने 10 दिन पहले हमने घोषित की थी, वो कभी ना हो पाती अगर इस देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के हाथ में ना होता। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी की नई राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर नवनियुक्त आप सदस्यों का उन्होंने स्वागत किया और कोविड महामारी सहित अनेक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर अपनी सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी और सभी नवनियुक्त सदस्यों से समाज सेवा करने का लक्ष्य बनाने और जरूरत पड़ने पर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने को कहा। राष्ट्रीय परिषद की नई राष्ट्रीय परिषद चुन के आई है और उसका नई राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ है। बहुत सारे नए मेंबर्स आए हैं। उन सभी नए मेंबर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में और उम्मीद करता हूं कि आपका ये कार्यकाल बेहद सफल रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से पूरा देश, पूरी दुनिया इस सदी की सबसे मुश्किल महामारी से जूझ रही है। 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी इसी तरह से खतरनाक था।
100 साल के बाद अब इस किस्म की दोबारा बीमारी आई है। इस दौरान आपकी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपने स्तर के ऊपर बेहद प्रयास किए, अच्छे प्रयास किए दिल्ली के अंदर, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों ने प्रयास नहीं किए, सभी राज्य सरकारों ने प्रयास किए, सभी सरकारों ने प्रयास किए, केंद्र सरकार ने प्रयास किए, सभी लोगों ने प्रयास किए। उसी तरह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने भी प्रयास किए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर प्रयास किए। जो काम किए गए उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहली बार हुई, जैसे शुरू में प्लाज्मा थेरेपी आई थी। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में पहली बार इस्तेमाल की गई। प्लाज्मा बैंक, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया ILBS में, और फिर दूसरा प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला गया LNJP हॉस्पिटल में। दिल्ली ने होम आइसोलेशन की टेक्निक पूरी दुनिया को दी। कोरोना की वजह से, कोरोना पे काम करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स, अगर कोई शहीद हुए तो उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। जितने आज नई राष्ट्रीय परिषद में सदस्य आए हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को कि केवल और केवल एक ही चीज अपने सामने रहनी चाहिए कि मैं कैसे समाज की सेवा कर सकता हूं, कैसे देश की सेवा कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़े तो अपना सर्वस्व देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। आज पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देखता है। ईमानदार राजनीति की बात होती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं। पूरे देश में शिक्षा की बात होती है तो मनीष सिसोदिया जी की तरफ देखते हैं। अगर हमें स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा होती है चारों तरफ देश के अंदर। आज आम आदमी पार्टी कई नए आदर्श तैयार कर रही है, तो इसीलिए कभी भी गलत रास्ते पे मत चल पड़ना, पद की, प्रतिष्ठा की इच्छा मत करना। जैसे सेवा कर रहे हो ऐसे सेवा करते रहना और खूब सेवा करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मकसद से हम सब लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई है वो मकसद हमारा ज़रूर पूरा होगा। आज राष्ट्रीय परिषद में जितने नए सदस्य आए हैं उन सबको मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 3,91,516। दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में मिले 36 नए मामले, सक्रिय मामले 400 से कम। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 वार्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर हुए शामिल। करनाल लघु सचिवालय में किसानों का धरना समाप्त, वार्ता के बाद बनी सहमति, छुट्टी पर भेजे जाएंगे SDM। नया कानून लाने की तैयारी में शिवराज सरकार, अपराधियों की संपत्ति को गरीबों में बांटने का हो रहा विचार। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल सरकार को राहत, मकान किराया नीति तैयार करने के लिए 2 हफ्तों की मिली मोहलत। बारिश से दिल्ली NCR की सड़कों का बुरा हाल, IGI एयरपोर्ट पर भी भरा पानी, विमान सेवाएं प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग क्षेत्र के पास भूस्खलन की घटना से वाहन क्षतिग्रस्त। अब घर बैठे बेचे ई-कचरा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने लॉन्च किया ऐप। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।